आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से बच्चों हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों देखते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, ये थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि इस थ्योरम का उपयोग इस टाइप के क्वेश्चन में होने वाला है। तो बच्चों थ्योरम कहती है कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। इसका कहने का अर्थ ये है बच्चों कि P स्क्वायर अगर a से भाग हो जाता है तो P भी फिर a से भाग हो जाएगा। कंडीशन ये है कि a जो है ये नीचे लिखा हुआ ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे बच्चों मैं ले यहां पर मैं ले लेता हूं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। नीचे हम एक अभाज्य संख्या लेंगे। 9 स्क्वायर 3 से भाग हो जाएगा बच्चों। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को 3 से भाग करेंगे, ये आएगा 27। तो जब 9 स्क्वायर 3 से भाग हो जाता है तो पर में कह रही है कि 9 भी 3 से भाग होएगा। तो देखो 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यही ये पर में हमें बता रही है कि 9 स्क्वायर 3 से भाज्य है तो 9 भी 3 से भाज्य है। कंडीशन ये है कि जिससे भाग कर रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों तरीकों में हमें सिद्ध करना है कि कोई संख्या देगा वो अपरिमेय संख्या है। जो संख्या दी हुई होगी उसको हमें सिद्ध करना है वो अपरिमेय है। अब कैसे होंगे दो टाइप के क्वेश्चन? पहले टाइप तो ये होगा जैसे √2, √3, √5, √7, √6, इनको हमें सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट टाइप तो हो गया बच्चों ये। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चे जैसे 2 + √2, 3√2, 7/√2, 5 + 2√3। दूसरा टाइप होगा बच्चों ये। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमें सिद्ध करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। आज हम इस वीडियो में देखते हैं इस टाइप के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों हम इस तरीके से करेंगे कि जो ये √2 है इसको हम एक परिमेय संख्या मान करके चलेंगे और फिर हम कुछ स्टेप लिखेंगे। सोल्व करते करते लास्ट में जाके देखेंगे कि जो हम मान के चले हैं √2 एक परिमेय संख्या, लास्ट में वो परिमेय नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसका विरोधाभास होगा। उस विरोधाभास के तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां पर माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसमें लिखने का काम ज्यादा है बच्चों और समझने का काम भी बहुत ज्यादा है। शुरू का क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा बहुत हार्ड हो रहा है, लंबा होता जा रहा है। लंबा होगा थोड़ा, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन अपने पेन से करना और उसके बाद ये आपके दिमाग में घुस जाएगा। देखो बच्चों हम शुरू में मान लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना, जब √2 बच्चों एक परिमेय संख्या हमने मान लिया तो परिमेय संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप की। तो हम इसको √2 को मान लेते हैं तो कि ये √2 जो है ये P/Q के इक्वल है। हमने ये मान लिया कि अब √2 = P/Q। अब जब ये P/Q लिखते हैं बच्चों तो हम ये भी लिखते हैं यहाँ पर Q not = 0। Q 0 के इक्वल नहीं होगा। और साथ में P और Q क्या है यहाँ पर वो भी हम लिखेंगे, तथा P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है।
अब देखो बच्चों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था आपको सबसे पहली वीडियो में कि वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वे सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर P और Q ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 है, जैसे 15 और 16, इनका HCF क्या है बच्चों, 15 और 16 का HCF 1 है, यानी कि जिन दो संख्याओं में कोई भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पर P और Q ऐसी संख्याएं हैं कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसी का इस सह अभाज्य का मतलब यही है। अब अगर P अपॉन Q को देखो बच्चों, ये P अपॉन Q इस तरीके का नहीं होगा जैसे 12/16, इस तरीके का नहीं है P अपॉन Q, क्योंकि 12/16 को अगर आप देखो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 16, तो ये आएगा फिर 3/4। P अपॉन Q इस रूप का नहीं है, P अपॉन Q इस रूप का है जिसका HCF फिर 1 हो जाएगा। तो 12/16 जो है वो P अपॉन Q नहीं है, 3/4 जो काट पीट करके लास्ट में आएगा। अब इसमें HCF इसका 1 है, तो ये P अपॉन Q इस रूप का है, 3/4 के रूप का। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम यहाँ से इस Q को इधर ले आएंगे, यानी कि हमें यहाँ से Q का मान निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर √2Q = P। अब इसके बाद Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q = P अपॉन √2। तो बच्चों ये हमने निकाल दिया यहाँ पर Q का मान। Q का मान आ गया बच्चों P अपॉन √2। अब हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो Q² = P² अपॉन 2। तो बच्चों Q² का मान आ गया P²/2। इसको मान लेते हैं बच्चों हम समीकरण नंबर 1। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हमें यहाँ पर क्या क्या लिखना है। अब हम मान के चले हैं P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है, Q एक पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब तो Q पूर्णांक तो है ही। तो Q जब एक पूर्णांक है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए Q² भी एक पूर्णांक है। क्योंकि बच्चों जब कोई पूर्णांक है, जैसे Q एक पूर्णांक है तो Q का वर्ग करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक ही होगा। तो इसलिए यहां पर जब Q एक पूर्णांक था बच्चों, तो इसका मतलब ये Q² भी एक पूर्णांक ही है। और जब ये नंबर पूर्णांक है तो ये वाला भी पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर का चिन्ह हमें ये बताता है कि जो वैल्यू इधर लिखी हुई है उतनी ही वैल्यू इधर है, दोनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब ये पूर्णांक है तो P² भी एक पूर्णांक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए P²/2 भी एक पूर्णांक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब P²/2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक कब होगा ये? जब P² 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तब ये वाला नंबर पूर्णांक बनेगा, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब P² 2 से पूरा पूरा विभाजित है, यहां पर P² 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो हम लिखेंगे इसलिए P² 2 से विभाज्य है। P² 2 से विभाज्य है। जब P² 2 से विभाज्य है बच्चों, तो इसका मतलब P भी 2 से विभाज्य है, क्योंकि अभी हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर A² P से कट जाता है तो A भी P से कटेगा। यानी कि अगर P² 2 से विभाज्य है तो P भी फिर 2 से विभाज्य है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए P भी 2 से विभाज्य है। तो ये स्टेप बच्चों हमें इन क्वेश्चन में लिखने हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप इन 3 स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतना खोलकर लिखा हुआ है। आप इन 3 स्टेप को स्किप करके ये 2 स्टेप लिख लोगे, तब भी तुम्हारा एग्जाम में काम चल जाएगा, तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इन 3 स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जब हमने अब ये देख लिया यहाँ पर कि P भी 2 से विभाज्य है। जब P 2 से विभाज्य है तो बच्चों हम इसको ऐसे मान लेते हैं, माना जो P है, P को जब 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने के बाद कोई ना कोई पूर्णांक प्राप्त होगा, क्योंकि P 2 से विभाज्य है तो विभाज्य होगा। जब P को 2 से भाग करेंगे तो कोई पूर्णांक प्राप्त होगा, तो उसको हम मान लेते हैं वो K1 है। हमने मान लिया P/2 बराबर K1। यहां पर लिखेंगे जहां K1 एक पूर्णांक है। अब P की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, P = 2K1। ये बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई बच्चों हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है बच्चों, इस P के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो Q² = 2K1², ये आ जाएगा बच्चों। Q² का मान आ जाएगा, क्योंकि 2 से 1 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, तो ये होगा Q² = 2K1²। अब यहां से बच्चों K1 का मान निकालते हैं, तो K1² = Q² और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो K1² = आएगा Q²/2। यह आ जाएगा बच्चों Q²/2। ये आ गया बच्चों K1² का मान। अब जैसे हमने यहां पर लिखा था वही चीज यहां पर लिखेंगे, देखेंगे कैसे। क्योंकि हम क्या मान के चले थे कि K1 जो है वो एक पूर्णांक है। हम यहां मानकर चले जहां K1 एक पूर्णांक है। जब K1 पूर्णांक है तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि K1 एक पूर्णांक है, इसलिए K1² भी एक पूर्णांक है। अब देखो बच्चों K1², अब एक हम यहां पर ये देख लिया हमने कि K1 एक पूर्णांक है तो K1² भी पूर्णांक है। और जब K1² ये वाली टर्म पूर्णांक है तो इधर वाली टर्म भी पूर्णांक होगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह बताता है जो वैल्यू इधर है वो इधर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Q²/2 भी एक पूर्णांक है। अब जब बच्चों Q²/2 एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक कब होगा, जब Q² 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तभी ये पूर्णांक होगा, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q² जो है वो 2 से विभाज्य है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए Q² 2 से विभाज्य है। इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है। इस थ्योरम से, इस प्रमेय से देखेंगे बच्चों, हमने इस प्रमेय में देखा था अगर Q² 2 से कटेगा तो Q भी 2 से कटेगा। तो ये आ गया। अब आप इन तीनों स्टेप को जो लिखा है मैंने ये पूरा, ये आपको समझाने के लिए लिखा है खोल खोल करके। अगर आप चाहो तो इसको लिखोगे तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2 स्टेप आपको लिखना बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये दोनों तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अब देखो बच्चों जब Q 2 से विभाज्य है तो हम Q को, जैसे हमने यहां पर माना था P/2 = K1, इसी तरीके से हम यहां पर मान लेंगे, माना देखो Q 2 से भाग होता है, इसका मतलब ये है Q 2 से विभाज्य है। हम मान लेते हैं Q को जब 2 से भाग करेंगे तो K2 आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, पूर्णांक आएगा। क्योंकि Q/2 जो है ये Q जब 2 से भाग होगा तो 2 से भाग होकर के एक पूर्णांक वैल्यू देगा, और उस पूर्णांक को हमने मान लिया ये K2 है। यहां पर लिखेंगे जहां K2 एक पूर्णांक है। अब Q = इस 2 को उधर ले जाएंगे बच्चों तो 2K2, ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर, ये तो हो गई थी बच्चों हमारी समीकरण नंबर 3, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब आप देखोगे बच्चों समीकरण 2 और 4 को देखो। समीकरण 2 में P = 2K1 और Q = 2K1।
इसका मतलब ये हुआ P का एक फैक्टर 2 है, एक गुणनखंड 2 है, और Q का भी एक गुणनखंड 2 है। यानी कि P के और Q के अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उनमें 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, P की वैल्यू में 2k1 और Q की वैल्यू 2k1, इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन आ सकता है। लेकिन हम तो शुरू में ये मान के चले थे कि ये सहअभाज्य है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम ये मान के चले थे ये सहअभाज्य पूर्णांक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो हम मान के चले थे वो हमारी बात गलत हो रही है, यहाँ पर हमारी बात का विरोध हो रहा है। इसका मतलब जो हम शुरू में माना हमने √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत मान लिया, उसके कारण ये ऐसा हुआ है। तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया तो हम यहां पर अब लिखेंगे इसलिए P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और हम तो ये मान के चले थे बच्चों शुरू में कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, अब ये आ गया कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब जो हमने शुरू में मान के चले थे हम, वो हमारी मानी गई जो धारणा थी वो गलत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन और जोड़ सकते हैं यहाँ पर, P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पूर्व धारणा थी, पूर्व में हम जो मान के चले थे उसका वो ये विरोधाभास कर रहा है। ये लाइन और जोड़ सकते हैं, अतः पूर्व कथन विरोधाभास होता है। ये लाइन इसमें और जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर आधारित है, यही फॉर्मेट रहेगा। अब √2 की जगह √3 करोगे तब भी यही फॉर्मेट रहेगा, इसकी जगह √5 आएगा तब भी यही फॉर्मेट रहेगा। एक क्वेश्चन आप ये अच्छे से समझ लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसी क्वेश्चन में मैंने √2 की जगह √3 लिख दिया है, फॉर्मेट हमारा सेम है वही, उसी फॉर्मेट में √2 की जगह √3 कर देंगे। तो आओ देखते हैं कैसे होता है। हमने ये शुरू में ही अब मान के चलेंगे हम कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 जब एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए माना √3 = P/Q। जब √3 P/Q के बराबर है तो परिमेय संख्या में क्या होता है बच्चों, ये Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P/Q जो है ये एक सहअभाज्य पूर्णांक है। ये हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। सहअभाज्य पूर्णांक कैसे बताए थे बच्चों मैंने, जैसे 12/16 है तो 12/16 ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 12 और 16 में 4 कॉमन है। अब इसको काट पीट करके 4 से 1 काट दिया 3, 4 से 1 काट दिया 4, 3/4, इसको काट पीट करके लास्ट में जो वैल्यू आएगी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो दोबारा ना कट पाए किसी भी नंबर से, तो ये वाली इस वाले नंबर को हम यहाँ पर P/Q मान के चले। P यहाँ पर 3 और 4 जो है ये Q, इस तरीके का ये नंबर है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे क्या करेंगे, हमें यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q की वैल्यू निकालेंगे, Q इधर आ जाएगा, √3Q बनेगा, यहाँ पर रह जाएगा P। तो फिर √3 को डिवाइड में भेज देंगे, फिर इसका करेंगे बच्चों यहाँ पर आकर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर का, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा P²/3। अब देखो बच्चों Q को हम क्या मान के चले थे, Q मान के चले थे कि एक वो सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी कि Q एक पूर्णांक है। Q पूर्णांक है बच्चों तो Q² भी पूर्णांक होगा। जब हम किसी का स्क्वायर करेंगे, किसी पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक ही रहेगा। तो जब बच्चों Q पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक ही होगा।
इसके आगे जब क्यू स्क्वायर पूर्णांक होगा बच्चों तो पी स्क्वायर अपॉन 3 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह हमें ये बता रहा है कि दोनों साइड जो वैल्यू लिखी है वो बराबर है। तो जब लेफ्ट साइड में क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है। और पी स्क्वायर अपॉन 3 पूर्णांक कब होगा बच्चों? जब पी स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, उसी दशा में ये एक पूर्णांक होगा, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं होगा। तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बच्चों पी भी 3 से विभाज्य है। अभी हमने इस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर पी स्क्वायर 3 से कटेगा तो पी भी 3 से कट जाएगा। तो बच्चों ये तीन चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लिखी है। आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर है, वरना ये 2 लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसके आगे बढ़ेंगे। अब जब P 3 से विभाज्य है तो P को 3 से भाग करके P बटा 3 बनेगा, इसको हम मान लेते हैं ये K1 है। P बटा 3 को बच्चों हम मान लेंगे K1, क्योंकि P को जब 3 से भाग करेंगे तो कोई पूर्णांक वैल्यू आएगी, और उस पूर्णांक वैल्यू को मैंने मान लिया K1 है। यहाँ पर लिख दिया जहाँ K1 एक पूर्णांक है। तो बच्चों P इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे, 3K1 ये बना देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब P का मान बच्चों हमें ये मिल गया। इस P के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू इस P की जगह हम 3K1 स्क्वायर लिखेंगे बटे 3। तो Q का स्क्वायर बच्चों मिल जाएगा हमें 3K1 स्क्वायर। एक 3 से एक 3 कटेगा, स्क्वायर है तो एक 3 बचेगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 3K1 स्क्वायर हो गया। तो Q यहाँ से बच्चों हम K1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 बटे में चला जाएगा, तो K1 स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बटे 3। अब सेम चीज जो बच्चों यहाँ पर हमने किया था, जो लिखा था वही यहाँ पर है, क्योंकि हम K1 को क्या माना है हमने, K1 एक पूर्णांक है। जब K1 एक पूर्णांक है तो K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और K1 स्क्वायर एक पूर्णांक होगा तो Q स्क्वायर बटे 3 भी एक पूर्णांक होगा। और जब Q स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक होगा तो Q स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि Q स्क्वायर जो है वो 3 से पूरा पूरा कटेगा, तभी ये पूर्णांक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से भाज्य है। Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि Q भी 3 से विभाज्य हुआ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब Q स्क्वायर 3 से कटेगा तो Q भी 3 से कटेगा बच्चों। और जब Q 3 से भाग हो जाएगा, Q से कटेगा, तो उसको भाग करने के बाद हम मान लेते हैं कि K2 आता है। जब Q को 3 से भाग करेंगे तो Q 3 से भाग होएगा बच्चों, तो एक पूर्णांक वैल्यू आएगी, उस पूर्णांक वैल्यू को मान लेते हैं वो K2 है, जहां K2 एक पूर्णांक है। तो यहां से Q का मान निकालेंगे, Q का मान आएगा बच्चों 3K2। जब Q का मान 3K2 है, अब ये हमारी समीकरण 4 है और ये समीकरण 2 है, इनको ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे P इक्वल टू 3K1, Q इक्वल टू 3K2। P और Q की वैल्यू में बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, और हम तो मान के चले थे दोनों से अभाज्य पूर्णांक है, कॉमन नहीं आना चाहिए, और ये दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो हम शुरू में मान के चले उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शुरू में हम क्या मान के चले कि √3 एक परिमेय संख्या, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए P व Q से अभाज्य पूर्णांक नहीं है। P और Q से अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है 3, से अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्व कथन का विरोधाभास होता है। जो हम पूर्व में मान के चले हैं ये और ये, इसका विरोध हो रहा है, विरोधाभास होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आओ बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट पर आधारित है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए माना परिमेय संख्या किस रूप की होती है बच्चों, P अपॉन Q के रूप की। तो इस √5 को हम मान लेते हैं कि √5 इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q के रूप की होगी। तो ये P अपॉन Q क्या है ये हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में, Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मीनिंग क्या है बच्चों, सहभाज्य का मीनिंग है P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस Q को बच्चों इधर ले आएंगे तो √5 Q इक्वल टू P। अब Q की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो √5 डिवाइड में आ जाएगा P अपॉन √5।
दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, ये बना देंगे हम समीकरण 1। अब इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्यों हम क्या मानकर चले हैं, क्यों को मान के चले हैं हम, क्यों एक सहभाज्य पूर्णांक है, यानी कि क्यों एक पूर्णांक है, तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि क्यों एक पूर्णांक है। जब बच्चों क्यों एक पूर्णांक है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, क्योंकि किसी पूर्णांक का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग भी एक पूर्णांक ही होगा। कोई भी पूर्णांक करके देख लो, जैसे 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 भी पूर्णांक और 5 भी पूर्णांक। तो यहां पर क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक हो गया बच्चों। तो जब क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, ये वाली साइड एक पूर्णांक है, तो ये पी स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह ये बताता है, जो इधर लिखा है वही वैल्यू इधर है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक है। और जब पी स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है बच्चों, पूर्णांक कब होगा ये, जब पी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कटेगा, उसी दशा में ये पूर्णांक बनेगा, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो हम यहां लिखेंगे इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब बच्चों पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी भी 5 से विभाज्य है, पी भी 5 से विभाज्य है, क्योंकि जो हमने शुरू में ये थ्योरम पढ़ी है, इस थ्योरम के अनुसार अगर पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कटेगा। इसलिए ये मान लेते हैं बच्चों कि जब p को हम 5 से भाग करेंगे, p 5 से कटेगा, p को 5 से भाग करेंगे, काटने के बाद कोई ना कोई पूर्णांक वैल्यू प्राप्त होगी, उस पूर्णांक वैल्यू को मैं k1 मान लेता हूं, उसको हम k1 मान लेते हैं। तो ये k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, जहां k1 एक पूर्णांक है। अब बच्चों इस 5 को उधर ले जाएंगे तो p का मान निकल के आएगा 5k1, ये बनेगी हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, एक तो हमने ऊपर बना ली है, बन गई 2। तो p का मान जो बच्चों 5k1 आया, अब इस p के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, p की जगह आएगा बच्चों 5k1, इसका स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां पर तो 5 का स्क्वायर है, तो बच्चों स्क्वायर 5 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k1 का स्क्वायर अपॉन इतना ही आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k1 स्क्वायर। इसको बना लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 3। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे बनाएंगे समीकरण 3। इस 5 को इसके डिवाइड में ले आते हैं, 5 को डिवाइड में ले आएंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बनेगा बच्चों k1 स्क्वायर। अब देखो बच्चों k1 स्क्वायर को हमने क्या माना था, k1 स्क्वायर क्या है, k1 क्या था, k1 था एक पूर्णांक। जब k1 एक पूर्णांक है, हम यहां पर लिखेंगे चूंकि k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब k1 एक पूर्णांक है बच्चों तो k स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, सॉरी k1 स्क्वायर। जब k1 स्क्वायर एक पूर्णांक होगा, ये वाली वैल्यू एक पूर्णांक होगी, तो इधर वाली वैल्यू भी पूरी पूर्णांक होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए q स्क्वायर अपॉन 5 भी पूर्णांक होगा। और ये पूर्णांक कब होगा, जब q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कटेगा, उसी दशा में ये पूर्णांक होगा, अन्यथा ये पूर्णांक नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और बच्चों जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य है।
जो हमने थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों क्यू स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो क्यू भी 5 से कटेगा, तो क्यू भी 5 से विभाज्य है। जब क्यू 5 से भाग होगा बच्चों तो इसको हम मान लेंगे माना क्यू बटे 5, यानी क्यू को 5 से जब भाग करेंगे, भाग करने पर जो वैल्यू आएगी वो एक पूर्णांक होगी और उसको हम मान लेते हैं K2, जहां K2 एक पूर्णांक है। अब Q का मान निकालेंगे बच्चों, Q इक्वल टू 5K2। ये थी हमारी समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगी बच्चों समीकरण नंबर 4। अब आप देखोगे समीकरण 2 और 4 से देखोगे तो P का जो मान है 5K1 और Q का मान जो है 5K2, P और Q की वैल्यू में 5 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। लेकिन हम मान के चले थे कि P व Q से अभाज्य पूर्णांक है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जो हम मान के चले थे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पांच जो है वो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो पूर्व कथन का विरोध करता है या विरोधाभास है। जो हम पूर्व में कथन मान के चले थे उसका विरोधाभास है, तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 कैसी संख्या होगी बच्चों? √5 फिर एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया बच्चों, इस तरीके से हमें ये करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप बच्चों इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।